हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। देखो, हाल चाल पूछते पूछते आपकी मैक्रो समाप्ति के ऊपर आ गई है। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज मिलाकर इकट्ठा करके खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले सुबह 6 बजे बोर्ड एग्जाम वाले दिन पेपर है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कुछ नहीं होने वाला। और तीसरी और अंतिम चीज, गेस्ट पेपर यूट्यूब पे आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो भाई लोगों, बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? एक पूरा पेपर जिसके ऊपर हमारे देश के द्वारा किए गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इकोनॉमिक मतलब जहां पर पैसा वैसा लेन देन चलता रहता है। 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं: दिखने वाले, बिना दिखने वाले, एक साइडेड और कैपिटल यानी रोकड़े वाले। तो विजिबल मतलब जिनका फिजिकल ट्रांजेक्शन होता है, गुड्स, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। इनविजिबल मतलब सर्विसेज। तीसरा होता है यूनिलेटरल, गिफ्ट वगैरह दे दिए इधर उधर। और चौथा होता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल मतलब मनी ट्रांसफर ओनली, जैसे कहीं पे अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, मशीनरी इसके अंदर नहीं आता। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो ये बिल्कुल आपके अकाउंट्स की तरह चलता है। एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। दो खाते इसके ऊपर बनाए जाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। और कैपिटल अकाउंट में इकलौते कैपिटल ट्रांजैक्शन आप लोगों के आ रहे होते हैं। देखो, यहां पर पैसे से लेना देना है और कुछ भी नहीं है। तो अगर रोकड़ा आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिख दो, रोकड़ा जा रहा है तो डेबिट साइड लिख दो। दैट्स ऑल। इसके आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। ठीक है जी। तो अब ध्यान रखें, करंट अकाउंट तीन चीजें हैं, वही रोकड़ा आ रहा है तो क्रेडिट और रोकड़ा जा रहा है तो डेबिट। कैपिटल में भी सेम है। कैपिटल कुछ कंपोनेंट बता देता हूं क्योंकि भाई सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शन लिखना अच्छी बात नहीं है। तो कैपिटल कंपोनेंट में आते हैं सबसे पहले प्राइवेट ट्रांजैक्शन, कि प्राइवेट सेक्टर ने बाहर से कोई लोन लिया या लोन दिया। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है, कोई लोन लिया। बैंकिंग कैपिटल, एफडीआई, किसी बाहर की कंपनी ने यहाँ पे आके कोई खोल लिया, मैगडी वैगडी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमारे क्या कहते हैं जकरबर्ग जी ने आके इधर पैसा डाल दिया, किसके अंदर? रिलायंस के अंदर। एक मिनट रुक जाओ। अगर आप ये वीडियो 15 या 16 मार्च के आसपास देख रहे हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट फ्री के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे एक एमसीक्यू टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हो रहे होंगे। 20 हैं तो 20 के 20 करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी आके कैसे भी आके देख सकता है। तो जाओ और पूरी डिटेल उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा देना। आपके बीओपी के अंदर दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। पहला होता है ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग और दूसरा होता है आपका अकोमोडेटिंग। मतलब पहला ऑटोनोमस और दूसरा होता है अकोमोडेटिंग। तो भाई ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं पहले वो समझना। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं अपनी इच्छा से, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि हमने करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई ऐसा लोन वोन ले लुआ लिया अपनी इच्छा से प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये प्रॉफिट कमाने की वजह से क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में नुकसान हो जाता है, डेबिट साइड बढ़ जाती है, क्रेडिट साइड कम हो जाती है। पर जैसे गवर्नमेंट बजट है वैसे ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बैलेंस आना चाहिए। इसलिए उनको सुधारने के लिए और इस नुकसान को सीधा करने के लिए हम यूज करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम, जिनको हम कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। ध्यान रखना, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं अकोमोडेटिंग, वो आखिरी समय में किए जाते हैं, इसलिए वो करंट अकाउंट में नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। कंपनसेटिंग नेचर के होते हैं, जैसे लोन वोन लेने ना, इससे आपका काम हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ही दिखाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है तो क्यों आता है? देखो, बहुत सारे फैक्टर हैं। डेवलपमेंट हो रहा है आपका तो डेफिसिट आएगा, बाहर से चीज आएगी। इन्फ्लेशन है तो डेफिसिट आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो गए, इंपोर्ट सर्विसेज कर रहे हो तो आपके डेफिसिट आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। छोटा सा चैप्टर है, 1-1.5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो भाई अगर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो हमारी कंट्री को छोड़कर जितनी भी कंट्री के बारे में आप जानते हो उनकी करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि उसकी एक करेंसी को खरीदने के लिए, $1 खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए लगेंगे। अब इस बात को आप ध्यान रख लेना कि एक कमोडिटी मान के चल लो उसको तो आंसर अच्छा आएगा। डॉलर क्या है? एक सामान है। ठीक है, तो इसी सामान के हिसाब से अगर मैं बोलूं करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ तो मेरी करेंसी कमजोर हुई, उसकी अच्छी हुई, तो यानी कि सामान पहले के मुकाबले महंगा हो गया। तो $1 इक्वल टू 62 की जगह मान लेते हैं $1 इक्वल टू 64 हो गया, हमारा सामान महंगा हो गया। इसको हम बोलते हैं हमारी कंट्री का डेप्रिसिएशन। एक का अपोजिट होता है एप्रिसिएशन। ठीक है, करेंसी हमारा सामान महंगा हो गया तो हो गया डेप्रिसिएशन। और भाई साहब $1 इक्वल टू 62 से 60 रह गया तो भाई हम ताकतवर हो गए, तो हमारा क्या हो गया? एप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन जब भी होता है तो डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट पे ज्यादातर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, यानी कि क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, और एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब ये काम ऐसे ही हो रहा है, मतलब डिमांड सप्लाई के चक्कर में हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कहलाता है। कभी कभी सरकार और आगे इंटेंशनली भी कर देते हैं, तो उसको हम डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कहते हैं। फर्क बस ये है, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सेम कंडीशन है डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के हिसाब से, बस फर्क ये है वो डिमांड सप्लाई से होते हैं, ये इंटेंशनली किए जाते हैं हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, कैसे डिफाइन की जाती है। तो तीन सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज। तीनों को समझना बहुत आसान है। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने जो है ना सब कुछ फिक्स कर रखा है। एक एक मान लो एक अपने पास एक बढ़िया सा कुत्ता है जिसको हमने पकड़ के बांध दिया, वो कहीं भी नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जगह फिक्स हो गई। उसी प्रकार से जब हम हमारी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देते हैं कि मतलब ये $1 इक्वल टू 70 है तो 70 ही रहेगा, तो मतलब वो कहीं भी नहीं जा सकता, मार्केट में डिमांड सप्लाई से चेंज नहीं होगा, तो वो कहलाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर हम डॉलर से बांध दें या किसी और करेंसी से बांध दें तो पेगिंग कहलाता है, गोल्ड सिल्वर से बांध दे तो पैरिटी वैल्यू कहलाता है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, मतलब हमने कोई बांधा ही नहीं है, बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया, बाजार में कहीं घूम रहा है वो, तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फायदे भी हैं देखो, दोनों के नुकसान भी है। फ्लेक्सिबल का क्या है कि हाँ भाई डिमांड सप्लाई से सब कुछ फेयर होगा और ये होगा वो होगा। नुकसान क्या है, बहुत गड़बड़ है भाई, आज 50 पे खरीदा कल 40 रह गया, स्टॉक मार्केट की तरह खेल हो गया। फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड हो गया, फिक्स 10 रुपए 15 रुपए। ये फायदे भी है, नुकसान क्या है, कोई भाई खेल ही नहीं है, मतलब पहले से ही पता है इतना ही रुपए रहेगा। अगला आता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपने बांधा भी नहीं है छोड़ा भी नहीं है, बस ध्यान रख रहे हो कि भाई इसी एरिया के अंदर तू घूमियो। अगर तू ज्यादा घूम रहा है, कम घूम रहा है, तो फिर आरबीआई बीच में आ जाएगी। यानी कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फिर आरबीआई बीच में आती है और बोलती है कि रुक जा, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझ लेना, बड़ा सिंपल है कि जैसे हमारी डिमांड और सप्लाई से इक्विलिब्रियम आता है, उसी प्रकार से आपके बाजार में कौन सी रेट चलेगी, ये भी डिमांड और सप्लाई से ही आता है। सेम डिमांड कर्व डिक्लाइनिंग यानी कि डिक्रीजिंग रेट का जो अपना बनता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसा इसका भी बनता है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इसका भी बनता है। जहां दोनों मीट करते हैं वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही समझने का है और ज्यादा कुछ आपका समझने का नहीं है, ठीक है जी। डिमांड कब करते हैं हम, कब डॉलर की डिमांड करेंगे, तो भाई अगर हम डॉलर की डिमांड करना चाह रहे हैं तो कब करेंगे, जब हम वहां घूमने जा रहे होंगे तब हम डॉलर की डिमांड कर रहे होंगे, ठीक है जी। और क्यों भाई, और कर रहे होंगे मतलब कोई इंपोर्ट किया हमने उसकी पेमेंट कर रहे होंगे, कोई एसेट खरीदा उसकी पेमेंट कर रहे होंगे। सप्लाई हम कब देंगे, कब बोलेंगे भाई डॉलर ले जा मेरे से, कब देंगे, जब हम भाई साहब उल्ट का अपोजिट कर रहे होंगे, यानी कि बाहर से गिफ्ट आया है तो डॉलर दे भाई, रुपए दे, हम तो रुपए में काम करेंगे ना, ठीक है जी। तो जब जो दोनों मिलते हैं वहां पर आपका इक्विलिब्रियम डिमांड डिफाइन हो जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, तो मतलब 5 मिनट नहीं 7-8 मिनट की बन गई है। इसका रीजन ये है कि 2 चैप्टर इकट्ठा करें ना भाई साहब, तो 5-5 मिनट तो हो जाए, 10 मिनट तो अपन ने तो सस्ते में कर दिया, ठीक है जी। तो चलिए इतना ही है चैप्टर में, ज्यादा कुछ है नहीं आपको ज्यादा करने को, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और इसके बाद अपन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में वार्तालाप कर रहे होंगे। ध्यान रखना 2-3 चीजों के बारे में भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ। पहला, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि तुम कैसे काम कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपको पर्सनलाइज वीडियो सॉल्यूशन आपको दे जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा काम, बोर्ड एग्जाम वाले दिन सुबह 6 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है। और गेस्ट पेपर तो यूट्यूब पे आ ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट